गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारा राइस स्मार्ट का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर एसएससी का कंप्लीट सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको हर रोज़ 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है। क्लास के बाद लाइव क्लास टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और सेमेस्टर टेस्ट के साथ साथ आपको हमारे ऐप पर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे। लाइव क्लासेस के अलावा भी आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, वो अलग से होंगे। इसके साथ ही आपको जेनरिक टॉपिक वीडियोस मिलेंगी। हर सब्जेक्ट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं, किसी में कन्फ्यूज़न होता है या बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन उसको समझे बिना दूसरे टॉपिक पूरा सिलेबस हम नहीं समझ पाते। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपके जेनरिक टॉपिक वीडियोस अलग से आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। लाइव क्लास तो, थ्योरी की क्लासेस तो अलग रहेंगी, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो उसके लिए आप जो नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर एक बार कॉल करके पूरी डिटेल ले लीजिए। और जब आप कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेंगे और हमारा कोड यूज़ करेंगे TB500, तो TB500 कोड को यूज़ करने से आपको जो आपकी सब्सक्रिप्शन फी भी है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस में हम करते हैं स्टार्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ आज की पूरी क्लास को एंड तक देखेंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने जो समय है उसका सही यूज़ करेंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारे के रंग से संकेत मिलता है। तो रात को सभी तारे देखते हैं, तो जो तारे टिमटिमाते हैं, जो तारों की रोशनी है, उसका क्या मतलब है, वो क्या है। तो तारों की रोशनी कहाँ से आती है। ऑप्शन है भार, दूरी, टेम्परेचर या फिर आकार। तो क्या आपको पता है जो तारे का टेम्परेचर है, जो स्टार का टेम्परेचर है, तापमान है, उसकी वजह से ही तो तारे चमकते हैं, ऊर्जा है। तारे, जितने भी तारे हैं वो किसके बने हुए हैं, आपके हीलियम और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। जब भी हीलियम और हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराएंगे तो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलेगी तो उससे वो चमकती है। तो रात में जो हमें दिखता है वो ऊर्जा की वजह से दिखता है, जो तारों की ऊर्जा है या तापमान है। उस तरह से कोई भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोगर बैंक, रॉकफॉल बैंक, वेल्स बैंक और सैंड बैंक कहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये है क्या। तो ये जो डोगर बैंक है बच्चों, रॉकफॉल बैंक है, वेल्स बैंक है, ये सभी मछली उत्पादन के क्षेत्र है। किससे संबंधित है ये, आपके मछली उत्पादन से ये संबंधित है, ठीक है। जो मछलियों का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तटों पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो तट कटे फटे होते हैं, जो तट होंगे, कोस्टल एरियाज होगा, वो कटे फटे हो, और दूसरा वहां पर जब ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मिलती है, ये आप याद रखना, जब भी गर्म हवा और ठंडी हवा, एक तो आ जाएगी आपकी गर्म हवा और आपकी ठंडी हवा, जब भी आपस में मिलेगी, ठंडी और गर्म हवा के मिलने से वहां पर बनता है कोहरा। तो जहां भी सबसे ज्यादा कोहरा बनता है वहां पर उत्पन्न होता है आपका प्लैंकटन। और प्लैंकटन क्या है बच्चे, मछली का भोजन। ये क्या है आपका, मछली का भोजन है, ये आपका मछली का भोजन। और बच्चे जहां पर सबसे ज्यादा मछलियों का भोजन होगा वहां पर सबसे ज्यादा मछली उत्पादन तो होगा ही। तो ये सभी तटों के नाम है, बहुत बड़े कोस्टल एरियाज का नाम है जहां पर मछली उत्पादन होता है। और ये सारे क्षेत्र कहां पर है आपका, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर जो एस आकृति का महासागर है, उसमें गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं आपस में मिलती है, वहां पर कोहरा बनता है, वहां पर प्लैंकटन होता है, कटे फटे तट है। इस वजह से सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सभी महासागरों में से अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। तो आप समझ गए होंगे, अगर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में क्यों होता है, तो आप बता देंगे क्योंकि वहाँ पर प्लैंकटन है। और प्लैंकटन वहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कोहरा है और वहाँ पर दो गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, और ये बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप जानते हैं अमेजन बेसिन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
कहाँ पर है आपकी अमेजन बेसिन में है जो, और ये अमेजन बेसिन कहाँ पर है आपकी पृथ्वी है, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का ये कौन सा देश है आपका, ये ब्राजील है। ब्राजील में पूरे विश्व में सबसे अधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन सदाबहार वनों को हम क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में हम उनको बोलते हैं सेल्वा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्वा कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट भी, लेकिन ब्राजील में इनको आप सेल्वा कहेंगे। और बच्चों क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वन है तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी तो यहीं से प्राप्त होगी। तो जब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होगी तो जो ये वन है हमारे, कौन से वन, अमेजन बेसिन, इन वनों को क्या कहा जाता है, पर्यावरण, पृथ्वी का फेफड़ा, सॉरी क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ भी इन्हीं वनों को कहा जाता है। तो अच्छे क्वेश्चन है, याद कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का ऑप्शन बदल के किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पर आपको पूरी कमांड करनी है। तो जो भी नए बच्चे हैं तो एक तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ इस क्लास का और इवन हर क्लास का PDF लेने के लिए आप क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर हर क्लासेस का PDF जाता है। साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी हमें कमेंट करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। दूसरा है आपका, 1 लीटर समुद्री जल में औसत नमक की मात्रा कितनी होती है। तो आप बच्चे जानते हैं जो हमारा समुद्र का पानी है वो कैसा होता है, आपका खारा होता है समुद्र का पानी। और खारा किसकी वजह से होता है, क्योंकि समुद्र में मिल जाते हैं लवण। समुद्र में क्या मिलते हैं, लवण, खनिज लवण इसमें समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक है। इसको जो समुद्र का जल खारा हुआ, खारापन नहीं बोलते इसको, बल्कि क्या बोलते हैं, लवणता। तो समुद्र के जो जल है, समुद्र का जो पानी है, उसमें लवणता की मात्रा कितनी है। तो जो लवणता की मात्रा कितनी है, अगर आपने 1 लीटर जल लिया तो उसमें 35 ग्राम खनिज लवण होंगे, मिनरल्स होंगे, उसी वजह से वो खारा हो जाता है। जिन नदियों में अधिक, जिन समुद्रों में अधिक नदियां गिरती हैं वहाँ का पानी क्या हो जाएगा, वहाँ का पानी कम खारा होगा। जहाँ पर हर रोज बारिश होती है वहाँ भी कम खारापन होगा। जहाँ पर बारिश नहीं होती है, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में नहीं गिरती है, वहाँ का जल बहुत ज़्यादा खारा होता है। बहुत सारे लवणता को, समुद्र की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वो मैं एक दिन आपको अलग क्लास में पढ़ाऊंगी। तो जिन भी बच्चों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करते रहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, सूर्य का मुख्य घटक क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सन। तो बताइए सूर्य का मेन कंपोनेंट क्या है। तो वेरी सिंपल, सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा। और अभी आपने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में, क्या पढ़ा आपने, जो सूर्य है वो एक तारा है। और तारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सूर्य क्या है बच्चों, एक तारा है। और तारे किससे मिलकर बने हैं, आपके हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और अन्य गैसों से मिलकर बना हुआ है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो हम हीलियम और हाइड्रोजन की करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए ऑप्शन में हीलियम और हाइड्रोजन दोनों आए हुए हैं, तो अब किसका ऑप्शन ठीक होगा, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। सूर्य में हीलियम भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन अब हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पाई जाए। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 27% है। तो अब इसका जो आंसर बन जाएगा वो ज्यादा मात्रा के आधार पर हाइड्रोजन का ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना होगा। 2 ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो जो ज्यादा मात्रा में है उसका हमने आंसर लगा दिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड। आप जानते ही हैं हमारी ये पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ घूमती घूमती इस तरह भी घूमती है। ये पृथ्वी मान लीजिए ऐसे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे घूमती रहेगी और अपने अक्ष पर भी घूमती रहेगी। तो जब ये अपने स्थान पर घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन, घूर्णन। और जो सूर्य के चारों तरफ पूरा चक्कर हुआ, जो सूर्य के तरफ चारों तरफ चक्कर पूरा हुआ, ये रिवॉल्यूशन, ठीक है। और जो अपने अक्ष पर चक्कर पूरा हुआ, ये रोटेशन, ठीक है। तो याद रखना, ये जो सूर्य के चारों तरफ घूमी ये है आपका रिवॉल्यूशन, और जो अपने अक्ष पर घूमी ये है आपका रोटेशन।
और आप जानते हैं घूर्णन की वजह से जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है उसकी वजह से क्या होता है दिन और रात। जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसकी वजह से क्या होता है पृथ्वी पर सीजनल चेंज, मौसम परिवर्तन। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने स्थान पर घूमना कहलाता है घूर्णन, रोटेशन। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब सूर्य के चारों तरफ घूमे 365 दिन में और हर 4 साल के बाद 366 दिन में। चलिए नेक्स्ट है आपका धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हिमालय की चोटी के साथ साथ हिमालय पर्वत उत्तर भारत का पर्वत है, तो हिमालय की चोटियों के साथ साथ आप जो दक्षिण भारत के पर्वत है उनकी भी चोटी आप याद कर लीजिए। तो जो धूपगढ़ चोटी है वो किस राज्य में है? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किसकी? आपकी अमरकंटक, सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक पठार है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत है कहां पर? एमपी में। उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़, याद रखेंगे आप। और राजस्थान में क्या है? राजस्थान में गुरु शिखर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो जो दक्षिण भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, राज्य, उन पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, वहां से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? ऑप्शन है आपका अरावली, काराकोरम, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो वेरी सिंपल, अरावली क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है जो केवल भारत में फैली हुई है, ये केवल भारत में है। और जो नीलगिरी है वो दक्षिण भारत में, ये आपका अरावली जो केवल भारत में है। यहां पर आपकी नीलगिरी केवल भारत में, नीलगिरी को आप क्या बोलते हो? नीलगिरी को बच्चे कहा जाता है नीले पर्वत, ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी को। अब बात करते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा भी यहाँ पर था आपका। सतपुड़ा कहाँ पर है? एमपी में है सतपुड़ा। तो ये ऐसा कौन सा हो जाएगा आपका? ऐसा केवल काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम जो किसका भाग है? हिमालय का भाग है। काराकोरम किसका भाग है? हिमालय का। और आप जानती हैं जहां पर आज हिमालय महासागर है, वहां जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस सागर था। तो जो टेथिस सागर था उसका आकार भी बहुत बड़ा था। तो ये भारत के साथ साथ कई देशों में फैला हुआ है। आप जानते हैं ये आपका जो भारत में तो है हिमालय पर्वत, पाकिस्तान में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत फैले हुए हैं। चाइना में तिब्बत का पठार, कैलाश पर्वत हिमालय का भाग है। नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको याद ही होगी माउंट एवरेस्ट है। नेपाल, भूटान और आपका म्यांमार तक जो भी छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई है वो सभी हिमालय का भाग है। और क्या आप जानते हैं बच्चों जो ये काराकोरम है इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च एशिया की रीढ़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं? माउंट एवरेस्ट को लगाते हैं, लेकिन बैकबोन ऑफ हाई एशिया याद रखना कहा जाता है काराकोरम को। ये हिमालय का सॉलिड पार्ट है, बैकबोन है। जिस तरह से हमारी बैकबोन पर पूरा शरीर का भार निर्भर करता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है हमारी बॉडी को, सेम उसी तरह हिमालय को भी एक बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है। कौन सा? काराकोरम से। ठोस है वो। बेशक हाईएस्ट कौन है आपका? माउंट एवरेस्ट। याद रखना आप माउंट एवरेस्ट को नहीं कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया काराकोरम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रचुरता है? ऑप्शन है आपका सियाल, सीमा, निफे या कोई भी सही नहीं है। विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज द एब्टेंस ऑफ निकल एंड फेरस? तो क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी अलग अलग परतों में बटी हुई है। तो एक आपके स्पेस नाम के महोदय हुए, उन्होंने पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला आपका सियाल, दूसरा भाग सीमा, ये सियाल है बच्चों, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे, ठीक है। वैसे आजकल तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसको 3 भी परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन पहले क्या था, स्पेस महोदय ने सियाल, सीमा, निफे में बांटा, तो वहीं से आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए सियाल, ये जो सियाल है ये मिलकर बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। जैसे आप देखिए सियाल, SI
SIMA, और NIFE, ठीक है। तो SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है आपकी सियाल, सीमा। तो SI से सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है आपकी सीमा। निफे, निकिल और फेरस, जो लोहे के ही आपके रूप है, तो निकिल और फेरस, निकिल और फेरस ये निफे में आ जाएगा। तो नी से निकिल और आपका FE से आ जाएगा फेरस। निकिल और फेरस। तो जो हमारा पृथ्वी का केंद्र है वो किस से बना हुआ है? निकिल और फेरस से बना हुआ है। और जो क्रस्ट मेंटल कोर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों को बांटा बच्चों, उसमें भी यही बताया गया है कि पृथ्वी के केंद्र में लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के अंदर 35% भाग पर लोहा ही पाया जाता है। और ऑक्सीजन की बात करें, जो पृथ्वी के अंदर जो क्रस्ट है जहां पर हमने पैर रखा हुआ है, तो वहां पर 46% ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। क्वेश्चन का जरूर देख लेना कितने परसेंट कहां पर है। पृथ्वी की क्रस्ट में जहां पर आपने पैर रखे हुए हैं वहां 46% ऑक्सीजन है। पृथ्वी का वायुमंडल जहां आप सांस ले रहे हैं वहां पर 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोना जमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज गोल्ड डिपॉजिट? तो भारत के किस राज्य में सोना का जमाव पाया जाता है? वैसे तो अभी तक भारत में मध्य प्रदेश में पन्ना सोने और चांदी की नहीं, सोने और हीरे की सबसे बड़ी खान है। लेकिन दक्षिण भारत, मैंने क्या बताया, दक्षिण भारत पर भी थोड़ा सा याद कर लेना। उत्तर भारत और पूरे भारत से तो क्वेश्चन आते ही है, लेकिन दक्षिण भारत से भी आते हैं। तो जो ये आपका कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर भी सोने के जमाव आपको मिले हैं, याद रख लेना इसको भी। नेक्स्ट है आपको, जैसे कि देखिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी, लेकिन दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन तमिलनाडु, ठीक है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन यूपी, और दक्षिण भारत में अब गन्ने का उत्पादन बढ़ाया गया महाराष्ट्र में। तो ऐसे दक्षिण भारत के राज्यों को भी आप याद कर लेना। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? वेयर इज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है बच्चों, आपको जानकर होगी भारत में ही। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? भारत में। अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में। तो जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स की खान के नाम है वो आप जरूर याद कर लीजिए। एग्जाम में मिनरल्स SSC ने बहुत बार पूछा है, जो भी भारत के मिनरल्स हैं, भारत किन मिनरल्स में सबसे नंबर 1 पर है, या भारत में जो मिनरल्स हैं उनकी खान कहाँ कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में खनिजों से समृद्ध पठार कौन सा है? द प्लेटू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज? तो क्या आप जानते हैं जो भी पर्वत और पठार होते हैं उनमें हमें मिनरल्स पाए जाते हैं। जो खनिज पदार्थ पाए जाएंगे वो कहाँ पर पाए जाएंगे? आपके चट्टानों में पाए जाएंगे। और चट्टान, जो पर्वत और पठार है वो चट्टानों से मिलकर ही बनेंगे। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे पर्वत और पठार में से सबसे ज्यादा खनिज किस में पाए जाएंगे, तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ है बच्चों वो पठार में मिलते हैं। और इनमें भी कौन से पठार से? छोटा नागपुर पठार। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पर है, छोटा नागपुर पठार। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और ऐसे ही इन राज्यों में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो भी लोहा इस्पात उद्योग है, आयरन इंडस्ट्रीज है, भारत के इसी हिस्से पर लगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ की वजह से यहाँ पर आयरन इंडस्ट्रीज हैं। और इसीलिए जो छोटा नागपुर पठार है बच्चों, इसको कहा जाता है भारत का रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खनिज पदार्थों के लिए फेमस है। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारत के इस वाले हिस्से पर ही सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं या सबसे ज्यादा उद्योग लगे हुए हैं, उस क्षेत्र का नाम बताइए। तो प्राकृतिक रूप से क्षेत्र की बात करें तो छोटा नागपुर, राज्य की बात करो तो एक राज्य नहीं है, कई राज्य हैं। झारखंड पड़ेगा यहाँ पर, ओडिशा पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पड़ेगा, वेस्ट बंगाल पड़ेगा। क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो किसी एक देश या राज्य में नहीं मिलती, वो कई बार कई देशों या कई राज्यों तक फैली हुई होती है।
चलिए नेक्स्ट है आपकी, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। तो आप जानते हैं जब भी भूकंप आता है तो आप सुनते होंगे 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, सुनते हैं ना आप, तो मुझे लगता है इजीली बता देंगे, रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो जो भूकंप की स्पीड है, भूकंप की जो तीव्रता है बच्चों, वो नापी जाती है रिक्टर स्केल से, ज्यादातर जो हम नापते हैं। और आपने सुना होगा 7 रिक्टर स्केल, 8 रिक्टर स्केल, 9 रिक्टर स्केल, लेकिन कभी आप नहीं सुन सकते 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, 20 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, क्योंकि केवल और केवल रिक्टर स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता 0 से 9 नंबर तक ही मेजरमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल पर अंकित अंकों की संख्या कितनी है, या रिक्टर स्केल पर आप भूकंप की तीव्रता कितने अंकों तक नाप सकते हैं। जो 9 नंबर है उसका भूकंप बहुत ज्यादा तीव्र होता है, ठीक है। इसके बाद अगर तेज भूकंप आया तो हम यूज करेंगे आपका मर्केली स्केल। मर्केली स्केल पर अंकित अंकों की संख्या 0 से 12 है। जैसे आप देखिए, अगर आपके पास स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, वो 6 इंच का है, तो आप उतनी ही बड़ी चीज का मेजरमेंट उससे कर सकते हैं। अगर उससे बड़ी चीज आपको यूज करनी है तो आप इंची टेप यूज करेंगे, उससे बड़ी चीजें का मेजरमेंट करना है तो आप फीता यूज करेंगे। इस तरह से आप बड़ी यूनिट लेते जाएंगे। तो अभी तक हम ज्यादातर रिक्टर यूज करते हैं, लेकिन मर्केली के द्वारा भी भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। और जो आपका रिक्टर स्केल है उसका विकास कब हुआ? 1935 में हुआ। और भूकंप किससे आता है? भूकंप की तरंगे जो होती है, जब भूकंप उत्पन्न होगा जिस स्थान से, वहां पर 3 तरह की तरंगे निकलती हैं, P, S और L। लेकिन जो आपकी L तरंग है, यही भूकंप का कारण है। याद रखना, L तरंगों के द्वारा ही भूकंप आता है। तो भूकंप का जो चैप्टर है मैं आपको पूरा डिस्कस करेंगे कभी, तो इस चैनल को रेगुलर आप रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं हर रोज 2 PM पर आपको मेरी क्लास मिलेगी ज्योग्राफी के क्वेश्चन के लेकर प्रैक्टिस के लिए। आज संडे है तो इसलिए रिकॉर्डेड क्लास है, बाकी आपको यहाँ पर मंडे टू सैटरडे आपको मेरी लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और जो भी प्यारे बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ इसी क्लास में। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप और हम जुड़ेंगे इन्हीं माध्यम से। अपना फ़ोन, अपने फ़ोन की इंटरनेट, अपने फ़ोन का जो चार्जिंग है, सब कुछ आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिए। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन, ये बात आप याद रखना बच्चों। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। द मेरिडियन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पास थ्रू। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मानक समय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, मानक समय कहते किसको हैं? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर लिया गया समय मानक समय कहलाता है। तो पूरी पृथ्वी का तो मानक समय लिया गया है 0 डिग्री देशांतर लंदन में ग्रीनविच से, जिसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। भारत की बात करें तो भारत का जो मानक समय लिया गया है वो लिया गया है बच्चों कहाँ से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। किससे? ये थोड़ा सा गलत लाइन खींची है, और ठीक है, यहां तक नहीं गुजरते हो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है। इसी से क्यों लिया गया है? क्योंकि इस वाले देशांतर, जो ये देशांतर है, ये भारत के मध्य से गुजरता है, भारत के मध्य से गुजरता है ये वाला। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा देशांतर भारत के मध्य से गुजरेगा, तो भारत के मध्य से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इसी पर लिया गया। और आप जानते हैं भारत के अरुणाचल और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर भी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी भारत की जो यमुनोत्तर है वो कौन से राज्यों से नहीं गुजरती, ठीक है। तो जो ये है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारत की मानक रेखा, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों की बात करें तो राज्य है उमा, AC उड़ गया, उमा AC उड़ गया। इस ट्रिक से आप भारत की मानक रेखा पर स्थित राज्यों को याद कर सकते हैं। तो उसे आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो लिया ही गया है। मां से याद हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ए से याद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, सी से आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और उड़ से याद हो जाएगा आपको ओडिशा। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर भारत में भारत की मानक रेखा गुजरती है। कर्क रेखा तो भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, आपका उत्तर प्रदेश भी है। कौन से राज्य से नहीं गुजरती? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, क्योंकि महाराष्ट्र तो यहाँ पर पड़ता है। तो याद रखना, भारत में मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरी? 5। उमा, ए सी उड़ गया, इस ट्रिक से आप इजीली कर सकते हैं याद। उ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और से उड़ीसा। अब वैसे उड़ीसा है और गया को जाने दीजिए। चलिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? तो मानसून किस भाषा का शब्द है या मानसून किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो प्यारे बच्चों, जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है, और मानसून शब्द का क्या अर्थ होता है? दिशा बदलने वाली पवन। ठीक है, मानसून पवनें दिशा बदलती है ऋतु के अनुसार। भारत, आप देखिए, भारत मानसूनी जलवायु का ही देश है। यहाँ पर मानसूनी पवन के द्वारा ही मानसूनी वर्षा होती है। तो मानसूनी पवन है और मानसूनी पवन के द्वारा ही वर्षा होती है। और कैसी पवन? दिशा बदलने वाली पवन। दिशा बदलने वाली पवन। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे आप। और भारत में मानसूनी वर्षा ही होती है और भारत को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द वर्ड सुनामी रिलेटेड? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी बच्चों जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो शब्द है इसका अर्थ होता है समुद्री लहरें। सुनामी का अर्थ होता है समुद्री लहर, और ये जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है। कैसी समुद्री लहरें? जो समुद्र से ऊपर उठे और स्थल खंड पर आकर गिरे। ऐसी समुद्री लहर जो स्थल खंड से ऊपर उठकर समुद्र से ऊपर उठकर स्थल खंड पर आकर गिरे। तो यहाँ पर स्थल खंड पर मानव बसाव है। तो जब समुद्र का पानी ऊपर उठेगा ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, समुद्र में भूकंप के कारण, तो इन वजह से जब समुद्र का पानी प्रेशर से ऊपर उठा और स्थल खंड पर जाकर गिरा तो बाहरी नुकसान होता है। ये डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, ये नेचुरल डिजास्टर है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो आपको भारत के राज्यों में पता ही है, भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है आपकी गोवा। इसी तरह से अगर पूरे देश में, पूरे विश्व में पूछा जाए तो जो कनाडा है, कनाडा कहाँ पर है? आपकी नॉर्थ अमेरिका में है। ये इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके लिए, तमिलनाडु के तट का नाम क्या है? नेम द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो जिस तरह से भारत में विशाल मैदान है और विशाल मैदान भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है, गंगा मैदान, सिंधु का मैदान, पंजाब मैदान, राजस्थान मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इस तरह से बटा हुआ है। तो इसी तरह से जो दक्षिण भारत के मैदान है वो भी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। तो वैसे तो बहुत अच्छे मैदान नहीं है बच्चों दक्षिण भारत के, लेकिन फिर भी हैं। तो ठीक है, तो जो तमिलनाडु राज्य है ये हिस्सा है आपका। तमिलनाडु का जो ये राज्य है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल मैदान। क्या बोलते हैं इसको हम? कोरोमंडल का मैदान। ठीक है, इस मैदान का नाम है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स का उत्पादन होता है। इसीलिए जो कोरोमंडल है या तमिलनाडु है इसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत का अन्न भंडार। दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है आपके तमिलनाडु के मैदान को या कोरोमंडल के मैदान को। नेक्स्ट आपके लिए, किस ग्रह को एक बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? विच प्लेनेट इज ऑल्सो रेफर टू एज ड्वार्फ प्लेनेट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेनेट क्या है, तो प्लेनेट आप समझ लीजिए हमारी पृथ्वी से, ये सूर्य है, ये आपका अर्थ है। इस अर्थ के इस सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है 365 दिन में, हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है
और इसी निश्चित रास्ते पर लगाती है। ऐसा नहीं कभी पास आ गई, कभी दूर चली गई, कभी पास आ गई, कभी दूर चली गई। तो जो ग्रह है बच्चों, उनकी एक अपनी डेफिनेशन है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ तो बहुत सारी चीजें चक्कर लगाती है, लेकिन अभी आपने देखा जैसे पृथ्वी निश्चित दिनों में, निश्चित दिशा पर, निश्चित कक्षा में और निश्चित रास्ते पर चक्कर लगाती है और सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करती है, किसी दूसरे प्रकाश से नहीं चमकती। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ऐसे ठोस पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, लेकिन निश्चित दिनों में, निश्चित कक्षा में, निश्चित रास्ते में और निश्चित दिशा में, वही है और किसी दूसरे ग्रह के रास्ते को नहीं काटते हो। लेकिन जो ये आपका क्या है, प्लूटो, जो ये प्लूटो है, ये वरुण ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता था। इसलिए क्या हुआ, 2006 में इसको क्या बोल दिया गया, बोना ग्रह बोल दिया गया, क्योंकि बाकी शर्तें तो ये पूरी करता है। ग्रहों की नई परिभाषा आई थी बच्चों 2005 में ये परिभाषा आई थी जो अभी आपको बताई। वही ठोस पिंड ग्रह कहलाएंगे जो सूर्य के चारों तरफ निश्चित कक्षा, निश्चित रास्ता, निश्चित दिन, निश्चित दिशा में चलते हुए और दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटता हो, उसको ही आप ग्रह कहोगे। घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए तो सूर्य के चारों तरफ बहुत सारी चीजें चक्कर लगाती है, पर सबको ग्रह नहीं कहते। तो प्लूटो वरुण ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता था, तो इसलिए क्या हुआ, 2006 में इसको ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया गया। नेक्स्ट है आपके लिए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जिसको भी पता है, रिकॉर्डेड क्लास जो बच्चे देखते हैं वो भी कमेंट करके बताया करें और हमारे साथ जुड़े रहें टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और वहां पर आपको हर क्लास का PDF मिलता है। और 2 बजे हर रोज मेरी क्लास लाइव रहती है। तो प्यारे बच्चों, हम हर रोज मिलेंगे 2 PM पर लाइव, ठीक है। अब बात करें नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी हिमालय का ही भाग है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो चोटियों की लोकेशन, दर्रों की लोकेशन भी आप थोड़ा सा देख लिया करें, चोटी, दर्रे, तो इस तरह की लोकेशन आप याद कर लिया करो, कौन सी चोटी, कौन सी दर्रे किस राज्य में है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हम मिलते हैं फिर कल 2 PM पर रेगुलर। सारे दोस्तों के साथ जरूर आएंगे आप, अपने दोस्तों के साथ क्लास का लिंक जरूर शेयर करें। जो भी नए बच्चे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि एक तरह से यही बच्चों आपकी गुरु दक्षिणा होती है। तो जो भी बच्चे हैं आप रेगुलर लाइव तो रहेंगे ही, साथ में आपको बता दूं हमारा राय स्मार्ट का ऐप अब आ चुका है और राय स्मार्ट का ऐप पर हमारा कंप्लीट SSC सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है। वहां भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पेड बैच में, और हमारा जो आप मेरा कोड यूज करेंगे, मेरा जो कोड है वो है बच्चों TB500। कोड को यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा कंप्लीट SSC सॉल्यूशन बैच है उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले वहां पर आपको हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद उसी क्लास में जो भी आपने पढ़ा, लास्ट में आपके उसी क्लास का लाइव टेस्ट होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या पढ़ा, कितना समझ में आया। उसके बाद जो भी आपका स्टडी मटेरियल है हर सब्जेक्ट का, वो आपको सारा मिलेगा बाइलिंगुअल। हर रोज के पढ़ने के बाद जब आप वीकली टेस्ट, पूरा वीक में जो पढ़ेंगे उसका वीकली टेस्ट होगा, मंथ में जो पढ़ेंगे मंथली टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जो नंबर दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8282, तो वो जो नंबर है आप याद कर लेना उसको, और उसमें क्या करेंगे, आप कॉल करके पूरी जानकारी कोर्स की ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, सपनों का ध्यान रखिए और अपनी मेहनत पर किसी भी तरह की कमी मत आने दीजिए। आपके सपने हैं, आपको पूरे करने, आपको जल्दी से सिलेक्शन लेके एक अच्छी जॉब लेनी है और पूरी पृथ्वी घूमकर आनी है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे कल की क्लास में 2 PM। जरूर याद रखना, हर रोज लाइव रहेंगे 2 PM पर बच्चों। टेक केयर एंड थैंक यू एंड गुड लक।